Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस वात्सर में। आज की क्लास में हम चर्चा करें हरियाणा में पंचायती राज के बारे में, और इस क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी पंचायती राज के बारे में, क्योंकि अभी आपका 9 और 10 तारीख को ग्राम सचिव का जो पेपर है उस पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आंकड़े आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और आप सभी बच्चों से गुजारिश है भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और अंतिम समय में खासकर 5-6 दिन पहले ये क्लास मैंने इसलिए डाली है भी आप बच्चे इसको बड़ी ध्यानपूर्वक इस क्लास को पढ़ सको भी, सुन सको, और क्लास को पहले यानी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक क्या है पूरी देखनी है भी। आपको बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं हम पंचायती राज के बारे में। किसके बारे में? पंचायती राज। इंपॉर्टेंट है भी पंचायती राज भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन भी, स्थानीय स्वशासन इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। स्थानीय स्वशासन सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, स्थानीय का जैसे जिक्र आया है, स्थानीय स्वशासन है यानी स्थानीय लोगों का शासन भी। क्या है? स्थानीय लोगों का शासन भी, ठीक है भी, स्थानीय लोगों का शासन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का सबसे पहले तो आपको ध्यान हो क्यों जरूरत पड़ी, उद्देश्य क्या है अभी इसके। उद्देश्य का जब हम जिक्र करते हैं पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य भी, तो उद्देश्य आपको ध्यान होना चाहिए, यानी गांव को मजबूत बनाना, मजबूत व सक्षम बनाना, मजबूत व सक्षम बनाना क्या है इसका उद्देश्य है। एक चीज तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, सत्ता का विकेंद्रीकरण इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है वो भी किसका उद्देश्य है? पंचायती राज का उद्देश्य है। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भी। अब पंचायती राज के बारे में जैसे जिक्र करते हैं, पूछा जाता है भी उद्देश्य क्या है। मैंने जैसे आपको बहुत बार बताया है, महात्मा गांधी ने भी कहा था भी असली भारत जो है वो गांव में बसता है भी। कहां बसता है असली भारत? गांव में बसता है। गांव का विकास होगा तभी भारत का क्या होगा? विकास होगा भी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे पंचायती राज का हम जिक्र करते हैं, तो पंचायती राज का जो वर्णन है वो प्राचीन काल से भी है भी, ठीक है भी। वर्णन जो है वो प्राचीन काल से है भी, प्राचीन काल, ध्यान होना चाहिए। प्राचीन काल से ही इसका क्या है? वर्णन है। जैसे आपको ध्यान हो मौर्य साम्राज्य का हम जिक्र करते हैं, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है अर्थशास्त्र में भी, यानी चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में भी आपको ध्यान होना चाहिए स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी, ठीक है भी, जानकारी मिलती है। यानी मौर्य साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी दी, उत्तरोत्तर मौर्य काल में भी थी। इसके बाद में गुप्त काल का जैसे जिक्र करते हैं, गुप्त काल, गुप्त काल में भी हमें क्या मिलती है? स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल में जिला अधिकारी होता था भी, जिला अधिकारी, जिला अधिकारी को कहा जाता था विषयपति भी। क्या कहा जाता था? विषयपति। और ग्राम अधिकारी जो होता था, ग्राम प्रधान जो होता था, ग्राम प्रधान है, उसको बोला जाता था ग्राम पति भी, ठीक है, ग्राम पति। यानी हम ये नहीं कह सकते भी आजादी के बाद या अंग्रेजों के समय में ही भारत में स्वशासन जो आया था, स्थानीय स्वशासन आया था, पंचायती राज आया था। प्राचीन काल में ये क्या है? आपकी परंपरा चली आ रही है। मौर्य साम्राज्य का जिक्र करते हैं, गुप्त साम्राज्य का जैसे जिक्र करते हैं। मध्यकाल में भी आपको ध्यान होना चाहिए, मध्यकाल का जिक्र करें, मध्यकाल में भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? स्थानीय स्वशासन के बारे में। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, चाहे मौर्य काल का जिक्र करें, गुप्त काल का जिक्र करें, मध्यकाल का जैसे जिक्र करते हैं, महिलाओं की भागीदारी का हमें कहीं प्रमाण नहीं मिलता। यानी भागीदारी जो है, यानी उनकी भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी महिलाओं की भागीदारी के कोई प्रमाण नहीं मिलते भी, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी। इसके बाद में जैसे पूछा जाता है, यानी प्राचीन काल में ही हम जिक्र करें भी प्राचीन काल में सबसे अच्छा स्थानीय स्वशासन किसका था, तो प्राचीन काल में आपको ध्यान होना चाहिए चोल साम्राज्य। दक्षिणी भारत में हम जिक्र करते हैं, यानी चोल साम्राज्य का जैसे जिक्र करते हैं, दक्षिणी भारत में चोल साम्राज्य, तो चोल साम्राज्य का प्रशासन, स्थानीय जो प्रशासन था वो सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है, याद होना चाहिए।
यानी पंचायती राज स्थानीय स्वशासन है, ये हम नहीं कह सकते भी आधुनिक भारत में जैसे आया है अंग्रेजों के समय, प्राचीन काल में ही ये परंपरा चली आ रही है, परंतु अलग अलग नामों से, अलग अलग विषयों के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग जो जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं ब्रिटिश काल जो आपका आया अभी, ब्रिटिश काल में भी हमें क्या है इनके बारे में जानकारी मिलती है, ब्रिटिश काल। ठीक है भी, खास करके ब्रिटिश काल का जब हम जिक्र करते हैं, ब्रिटिश काल में, ठीक, ब्रिटिश काल का जैसे जिक्र करें, ब्रिटिश काल में भी आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे 1793 का चार्टर एक्ट आया था, भी चार्टर एक्ट, 1864 का जैसे लॉर्ड मेयो ने जो जिक्र किया था, इसका लॉर्ड मेयो, 1882 में लॉर्ड रिपन, और 1919 का जैसे जिक्र करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी। ठीक है, और जिक्र करें 1935 का भारत शासन अधिनियम भी, भारत शासन अधिनियम भी। ठीक है भी, इसलिए मैंने जैसे जिक्र किया है इसके बारे में, जिक्र इसलिए किया है स्थानीय स्वशासन का जो हम जिक्र कर रहे हैं, अंग्रेजों के समय में भी, यानी ये आपको चार्टर दे सकते हैं, पूछा जा सकता है निम्न में से ऐसा कौन सा चार्टर है, यानी निम्न में से ऐसा कौन सा एक्ट है जो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज से संबंधित है, तो आप बता सकते हो 1793 का चार्टर एक्ट आया था, 1864 में लॉर्ड मेयो ने भी इस फील्ड में कुछ कार्य किया था, और उस कार्य को प्रगति पर जो पहुंचाने वाला था वो आपका लॉर्ड रिपन था 1882 में। इसीलिए लॉर्ड रिपन को हम जो कहते हैं वो भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। पढ़ेंगे इसके बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे। उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उनमें भी स्थानीय स्वशासन से संबंधित बातें कही गई। ठीक है, खास करके 1919 में जो आपका आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, राज्यों के अंदर दोहरा जो सदन का जैसे जिक्र करते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए ब्रिटिश काल में। अब आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए लॉर्ड रिपन का जैसे जिक्र करते हैं, लॉर्ड रिपन 1880 से लेके 1884 तक भारत में क्या रहा है, वायसराय के पद पे रहा है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और 1882 में इन्होंने दिया था भी, 1882 में, यानी स्थानीय शासन से संबंधित क्या दिए थे इन्होंने, प्रस्ताव। ठीक है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित इन्होंने क्या दिया था, प्रस्ताव संबंधित है, प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव दिया था भी, किसने दिया था प्रस्ताव, लॉर्ड रिपन ने भी। इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक है कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। अगर आपसे पूछे भी भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे स्थानीय स्वशासन का शिल्पी भी, शिल्पी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी, शिल्पी लिखा है मैंने, पूछा जा सकता है, यानी स्थानीय स्वशासन का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए बलवंत राय मेहता को भी। किसको, बलवंत राय मेहता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। यानी स्थानीय स्वशासन का जनक तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का शिल्पी किसको कहेंगे भारत में, तो ये कहेंगे हम बलवंत राय मेहता को भी। किसको कहेंगे, बलवंत राय मेहता। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्या दिया था, प्रस्ताव दिया था, और इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का भी, स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता भी, मेग्ना कार्टा। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है भाई, यानी जो प्रस्ताव लॉर्ड रिपन ने जो दिया था, उसे स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, यानी स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को क्या कहा जाता है, मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। खास करके मैंने बहुत बार इसके बारे में आपको जानकारी दी है। पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं, हर साल जो बीए के पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं,
एक चीज आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, यानी लॉर्ड रिपन का जो काल है उसको स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जो स्वर्ण काल है वो लॉर्ड रिपन का जो समय है 1880 से लेकर 1884, उसी को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक की भी संज्ञा दी थी भी, किसने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भी। इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, उन्होंने इनको क्या दी थी, भारत का उदारक की संज्ञा दी थी। इंपॉर्टेंट। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में संविधान लागू हुआ, भारत में संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ संविधान लागू, 26 जनवरी 1950 को भी। संविधान जो लागू हुआ भारत में, उस संविधान के अंदर भाग नंबर जैसे जिक्र करते हैं, भाग नंबर 4, ठीक है भी, यानी भाग नंबर 4 में हम क्या पढ़ते हैं, 3 में तो हम पढ़ते हैं जैसे मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हैं, परंतु 4 में हम क्या पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी। क्या पढ़ते हैं भाग नंबर 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी, ठीक है भी। इसी नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद हम 40 का जैसे जिक्र करते भी इसमें, यानी भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में अनुच्छेद जो 40 है उसमें क्या दिया हुआ है भी, उसमें यही दिया हुआ आपको ध्यान होना चाहिए, यानी ग्राम पंचायतों का गठन और उनके कार्य व शक्तियों से संबंधित क्या कही गई है, बात कही गई भी, ठीक है भी। यानी अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या बात कही गई है, यही बात कही गई है, ग्राम पंचायतों का गठन और ग्राम पंचायतों के कार्य व शक्तियों से संबंधित बात कही गई है बे। अब एक चीज ये भी क्लियर होना चाहिए, हम पढ़ते हैं भी भारत के बहुत से राज्यों में ग्राम पंचायतें हैं, बहुत से राज्यों में ग्राम पंचायतें नहीं है भी, क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जितने भी जो आर्टिकल है वो क्या है, राज्य पर निर्भर है। राज्य अगर लागू करना चाहे तो कर सकता है, न करना चाहे तो नहीं भी कर सकता है, ठीक है भी। तो ग्राम पंचायतों के गठन, कार्य व शक्ति से संबंधित जो बात कही गई है वो किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 40 में। अगर पूछे किस भाग में जैसे जिक्र करते हैं तो भाग नंबर 4, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए, हमने आयरलैंड से लिए। किस देश से लिए, हमने आयरलैंड से लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर है भी, ठीक है भी, यानी स्थानीय जो स्वशासन आपका है, स्थानीय स्वशासन भी, ठीक है भी, स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर है आपके, 2 स्तर है भी। एक तो ग्राम स्तर है, ग्राम स्तर का जैसे जिक्र करते हैं, और एक आपका कौन सा है, शहरी स्तर भी। क्या है, शहरी स्तर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना इस चीज के बारे में। यानी अगर आपसे पूछे स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर है तो 2 स्तर है। एक स्तर जो आपका रहेगा ग्राम स्तर, और दूसरा स्तर कौन सा रहेगा आपका, शहरी स्तर। इंपॉर्टेंट है, ग्राम स्तर के जैसे जिक्र करते हैं तो आपका एक तो ग्राम पंचायत, निम्न जो स्तर होगा वो कौन सा होगा, ग्राम है पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति, पंचायत समिति, या फिर इसको ब्लॉक समिति भी कहते हो भी, ब्लॉक समिति भी, ठीक है, ब्लॉक समिति, और जिला परिषद भी। क्या है आपकी, जिला परिषद भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी जो ग्राम स्तर आपका निम्न है, निम्न यानी निचला कहोगे इसको। इसके बाद में जो पंचायत समिति का जैसे जिक्र करते हैं, आपकी पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति जो रहेगी वो क्या है, मध्य, और ये आपका उच्च भी, ठीक है भी। क्या है, उच्च स्तर। जिला परिषद का जैसे जिक्र करते हैं, यानी ग्राम स्तर पर भी क्या है, 3 स्तर है जैसे जिक्र करते हैं, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति का जैसे जिक्र करते हैं, उसके बाद में आपकी कौन सी, जिला परिषद। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। निचला स्तर है, मध्यम स्तर और उच्च स्तर है। शहरी स्तर का भी जैसे जिक्र करते हैं तो इसमें भी 3 स्तर है, जैसे जिक्र करते हैं नगर पालिका है, पालिका, नगर परिषद और नगर निगम भी। क्या है, नगर है निगम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी। यानी स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर है जैसे जिक्र करते हैं, ग्राम स्तर और एक शहरी स्तर। ग्राम स्तर को भी 3 भागों में बांटते हैं हम जैसे, और शहरी स्तर भी 2 भागों में, 3 भागों में जैसे जिक्र करते हैं। नगर पालिका है, नगर परिषद और नगर परिषद है और नगर
निगम। इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, यानी भारत में जैसे जिक्र करें इस चीज में भी, यानी स्थानीय स्वशासन, आजादी की गणतंत्र भारत हो गया था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद में महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए भी, ठीक है, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया गया भी। और सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में सर्वप्रथम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए भी, ठीक है भी, शुरू किए गए। कब किए गए थे? ये आपके 2 अक्टूबर 1952 को भी, ठीक है भी। यानी भारत गणतंत्र बनने के बाद में महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए भारत में योजनाएं शुरू की गई थी पंचायती राज और भारतीय स्वशासन यानी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए। इसी कड़ी में सबसे पहले प्रथम जैसे जिक्र करते हैं, भारत में सर्वप्रथम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए भी। कब किए गए थे? 2 अक्टूबर 1952 को। परंतु ये जो रहा वो क्या रहा था? आपका असफल रहा था भी। क्या रहा था आपका? असफल, सफल नहीं हुआ। फिर इसकी असफलता को यानी जैसे जिक्र करें पंचायती राज को सफल बनाने के लिए भी, यानी पंचायती राज जो था उसको सफल बनाने के लिए क्या है, फिर कई कमेटियां गठित की गई, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम सैकड़ों बार ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, परंतु असफल रहा था। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं पंचायती राज को, यानी पंचायती राज जो है इसको सफल बनाने के लिए भी, सफल है बनाने के लिए कमेटियां गठित की गई भी, यानी कमेटियां गठित की गई थी। सबसे पहले जो कमेटी गठित की गई थी 1956 में भी, कब की गई थी? 1956 में। जैसे जिक्र करते हैं बलवंत राय मेहता समिति भी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जितनी भी 4-5 आपकी समितियां हैं सभी समितियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले जो समिति गठित की गई थी यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया था। उसके बाद में भारत में पंचायती राज में सुधार लाने के लिए कमेटी गठित की गई थी। तो सबसे पहले 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, कब की थी? यानी रिपोर्ट जो इसने दी थी 1957 में। और एनडीसी का जैसे जिक्र करते हैं जो इसको मंजूरी दे दी थी 1958 में भी। ये चीज पढ़ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत बार है। यानी इस कमेटी का जो गठन किया गया था बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1956 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? जैसे जिक्र करते हैं एनडीसी के पास है 1957 में। और एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा उसको मंजूरी जो दी गई थी वो 1958 में भी। कब मंजूरी दी गई थी उसको? 1958 में क्या दी गई थी? उसकी मंजूरी दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत बार पूछा जाता है। यह भी चीज आपसे पूछा जा सकता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था, यानी सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम जो था उसकी असफलता के कारण जानने के लिए। इसके बाद में और भी पूछे तो उनकी जो अध्यक्षता में जो गठित की गई थी इसने क्या सुझाव दिया था? इस समिति ने जो सुझाव दिया था त्रिस्तरीय का भी। क्या है? त्रिस्तरीय, ठीक है भी, पंचायती राज व्यवस्था का भी, ठीक है। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इस समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और आपको ध्यान होना चाहिए इसी समिति के आधार पर यानी इन्हीं सुझावों के आधार पर भारत में क्या हुआ था? पंचायती राज लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पंचायत इसके बाद में यानी इसी समिति के आधार पर ही भारत में क्या हुआ था? पंचायती राज लागू हुआ था। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, पंचायती राज कब लागू हुआ था? त्रिस्तरीय का जैसे सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज के आधार पर ही भारत में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हुआ भी, ठीक है भी। राज लागू हुआ, कहां लागू हुआ? जैसे जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट है भी, पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हुआ राजस्थान में भी, ठीक है भी। राजस्थान के नागौर जिले में भी, नागौर जिले में
अगर गांव का जैसे जिक्र करें, नागौर जिले में कौन सा गांव था, तो बगदरी गांव था। भी कौन सा गांव था? बगदरी गांव। और किसने लागू किया था? उसमें प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? पीएम का जैसे जिक्र करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू। भी सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। भी यानी भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। भारत के किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान के जिले का जैसे जिक्र करें तो नागौर, और गांव का जैसे जिक्र करें तो बगदरी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचायती राज को लागू किया था। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तरीय का जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, यानी कैसा स्तर? त्रिस्तरीय पंचायती राज। ग्राम पंचायत का जैसे जिक्र करते हैं, यानी ग्राम पंचायत है, खंड स्तर का जैसे जिक्र करते हैं, और जिला स्तर का जैसे जिक्र। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर आपकी ब्लॉक समिति का जैसे जिक्र करते हैं, और जिला स्तर पर आपकी जिला परिषद। ये तीनों के स्तर आपके लागू हुए थे 2 अक्टूबर 1959 को। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, जिक्र करें 2 अक्टूबर, कई बार क्या होता है ये नहीं दिया होता आपका राजस्थान, तो आपको कहां जाना है? यानी 11 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी तुरंत बाद जैसे जिक्र करते हैं, राजस्थान के तुरंत बाद भारत के किस राज्य में लागू हुआ? तो भारत के आंध्र प्रदेश में। कब? 11 अक्टूबर 1959 को। दूसरा राज्य पूछा जा सकता है, प्रथम राज्य तो राजस्थान है, परंतु दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में यह लगा? अगर आपसे पूछे प्रथम, जैसे मैंने राजस्थान का जिक्र किया, अंतिम पूछा जा सकता है, यानी भारत का ऐसा अंतिम राज्य कौन सा? भी अंतिम राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की, तो ये रहेगा आपका मध्य प्रदेश। भी एमपी। कौन सा रहेगा आपका? एमपी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है नहीं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है ये जैसे जिक्र करते हैं। नेक्स्ट जो जिक्र करें इस चीज में, यानी दूसरी जो समिति जो आपकी आई है, अशोक मेहता समिति। भी कौन सी समिति आपकी? अशोक मेहता समिति। इस समिति को वैसे अस्वीकार कर दिया गया था, परंतु इसने भी क्या दिए थे? अपने सुझाव दिए थे। भी क्या दिए थे? अपने सुझाव। तो दूसरी जो समिति रहेगी आपकी कौन सी? अशोक मेहता समिति। भी मेहता समिति भी कब गठित हुई थी? 1977 में, और रिपोर्ट जो दी थी उसने 1978 में। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। यानी पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारणों का अध्ययन करने के लिए भी, यानी पंचायती राज जो कार्यक्रम जो है उसकी असफलता के कारणों को जानने के लिए किसका गठन किया गया था? अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1977 में। रिपोर्ट कब दी थी इसने? 1978 में। इसने कितने स्तर बताए थे? 2 स्तर बताए थे। भी कितने स्तर बताए थे इसने? 2 स्तर बताए थे, परंतु इसको क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था। भी क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो इसने बताया था जिलों पर तो जिला परिषद का जैसे जिक्र किया था, और मंडल स्तर पर इन्होंने मंडल पंचायत का जिक्र किया, यानी 2 स्तर बताए थे। किसने? अशोक मेहता समिति ने, परंतु इसको क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो तीसरी समिति आई थी, राव समिति। भी कौन सी समिति आई थी? तीसरी समिति जो है वो राव समिति है। कब आई थी? 1985 में। भी कब? 1985। राव समिति सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान होना चाहिए। राव समिति का जैसे जिक्र करते हैं तो SC ST और महिलाओं के आरक्षण की बात कही थी। भी के आरक्षण के बात कही भी। ठीक है, भी ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने सबसे पहले SC ST और महिलाओं के आरक्षण की जो बात कही थी? तो ये राव समिति है। भी कौन सी समिति आपकी? राव समिति है। कब गठित की गई थी? 1985 में। रिपोर्ट कब दी थी? 1986 में। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। खासकर हर एक जो कमेटी है उसका गठन किस आधार पर किया गया, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिश के लिए राव समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए।
इसने भी, इस समिति ने भी कितने स्तर बताए थे? 4 स्तर बताए थे भी। कौन से स्तर बताए थे? 4। इसने चौथा जो स्तर जोड़ दिया था वो कौन सा जोड़ दिया था? राज्य भी। क्या है? राज्य। राज्य स्तर पर राज्य परिषद का क्या है? गठन की बात कही थी इसने, परंतु इसको भी क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, परंतु यहां सबसे बड़ी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है भी, पूछा जा सकता है भी ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसने SC ST और महिलाओं के आरक्षण की जो बात कही थी, वो आपकी राव कमेटी है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और इस कमेटी ने एक और सुझाव भी दिया था भी, नियमित चुनाव का भी। क्या है? नियमित चुनाव का भी, यानी नियमित चुनाव का जो सुझाव भी किस कमेटी ने दिया था, तो ये भी आपकी राव समिति कमेटी है भी। ठीक है, राव समिति इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं LM सिंघवी भी। कौन सी? आपकी LM सिंघवी समिति है। नंबर 4 जैसे कौन सी आपकी समिति है? यानी 4 नंबर जो आपकी है LM सिंघवी समिति भी। सिंघवी समिति भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो आपकी आई थी भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप क्लियर करो इस चीज के बारे में। इसका जो सुझाव जैसे जिक्र करते हैं LM सिंघवी जो समिति है, इन्होंने क्या, जैसे इसका मतलब हर एक कमेटी का, जैसे मैंने जिक्र किया भी, हर कमेटी का किसी न किसी विषय पर क्या किया गया? गठन किया गया। इस समिति का जो गठन इसलिए किया गया था, इसने सुझाव भी यही दिया था भी पंचायतों को क्या बनाना चाहिए? आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। यानी LM जो सिंघवी समिति, उसने क्या कहा था भी, पंचायत जो है, पंचायतों को क्या बनाना चाहिए? आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और पंचायतों का क्या होना चाहिए? पुनर्गठन की भी सिफारिश की थी भी। क्या की थी? पुनर्गठन। एक तो इसने कहा था भी जो पंचायत है 1987 का जैसे जिक्र करते हैं, 1987 में आई थी ये जो LM सिंघवी समिति है, पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना व पंचायतों का पुनर्गठन भी। क्या है? पुनर्गठन। ठीक है भी। यानी क्या सुझाव दिए थे? इसने कहा था भी पंचायतों को क्या है? आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और पंचायतों का क्या करना चाहिए? पुनर्गठन भी करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो समिति जो आई थी 1987 का जैसे जिक्र करते हैं राजीव गांधी के समय भी। किसके समय में? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत में? राजीव गांधी, जिसको हम जैसे जिक्र करते हैं सूचना क्रांति का भी, सूचना क्रांति का जनक। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सूचना क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो हम पढ़ेंगे राजीव गांधी को। राजीव गांधी के समय में LM सिंघवी समिति आई थी 1987 में। और राजीव गांधी, आपको ध्यान होना चाहिए, सूचना क्रांति का जनक भी है और सबसे युवा PM भी रहे हैं भारत के भी। ठीक है भी, यानी सबसे युवा PM। वैसे PM के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है, पॉलिटिकल में आप पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस जो आपको करवा रखे हैं। भारत के प्रथम से लेकर आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी हुई है। ठीक है भी, अगर ज्यादा बच्चे जानना चाहे तो पॉलिटी की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं इस चीज के बारे में। तो आपको ध्यान होना चाहिए राजीव गांधी के समय में। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, राजीव गांधी के समय में ही 33% यानी महिलाओं को 33% आरक्षण की जो बात करते हैं, 33% आरक्षण भी जो दिया गया था, वो कब दिया गया था? राजीव गांधी के समय में। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। युवा प्रधानमंत्री या सूचना क्रांति के जनक के रूप में भी इसको जाना जाता है। अब LM सिंघवी का जैसे जिक्र करते हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी का 1963 में आपको ध्यान होना चाहिए, 1963 में लोकपाल है शब्द। इंपॉर्टेंट, अभी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके भारत में प्रथम लोकपाल की जब नियुक्ति हुई थी तब इस पर बहुत चर्चा हुई थी। यानी लोकपाल शब्द किसकी देन है? तो लोकपाल शब्द भी जो 1963 में दिया था किसने? लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा। कहां से संबंध रखते हैं? किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर कहां से संबंध रखते थे? जोधपुर राजस्थान। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। यानी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप बनाने की कोशिश किया करो भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं
पांचवी जो आपकी है पीके थुंगन समिति भी, यानी पांचवी जो समिति कौन सी आपकी, पीके थुंगन। और पीके थुंगन समिति ने एक सबसे पहले ये सिफारिश की थी भी पंचायती राज को क्या दे देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, ठीक है भी। और इसी आधार पर आपको ध्यान हो, राजीव गांधी के समय में 1989 में सबसे पहले यह विधेयक लाया गया था, परंतु राज्यसभा में पास न होने के कारण वो पास नहीं हुआ था, पूर्ण बहुमत न होने के कारण। जिक्र करें 5 नंबर है पीके थुंगन समिति भी, कब आई थी ये, 1988 में भी, ठीक है। रिपोर्ट 1989 में, किसके समय में, जैसे जिक्र करते हैं राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी क्या सुझाव दिया था, सुझाव का जैसे जिक्र करते हैं, सुझाव क्या दिया था, यानी पंचायती राज को, पंचायती राज जो है संवैधानिक दर्जा देना चाहिए भी, ठीक है, देना चाहिए, ये इसने क्या दिया था, सुझाव दिया था। इंपॉर्टेंट है, पीके थुंगन समिति आई थी 1988 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। क्या सुझाव दिया था इसने, जो सुझाव दिया था, यानी पंचायती राज जो है इसको शक्तिशाली बनाने के लिए, यानी पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या देना चाहिए, इसको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। और इसी समिति के आधार पर आपको ध्यान होना चाहिए 1989 में संविधान संशोधन हुआ था भी, 1989 में राजीव गांधी के समय में संविधान संशोधन हुआ था, परंतु राज्यसभा में क्या है, वो राज्यसभा में विधेयक तो प्रस्तुत कर दिया था राजीव गांधी सरकार ने, परंतु राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण ये विधेयक पारित नहीं हो उसका भी, विधेयक पारित नहीं हो उसका। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए 1989 में तो नहीं, परंतु 1992 में भी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1992 में, पीवी नरसिम्हा राव भी। तो पीवी नरसिम्हा राव उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे 1992 में। उस समय पंचायती राज से संबंधित 73वां व 74वां संविधान संशोधन हुआ भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उस समय भारत के राष्ट्रपति का जैसे जिक्र कर सकते हैं, और भी सब चीजें आप पढ़ सकते हो। यानी पीवी नरसिम्हा राव के समय में 1992 में पंचायती राज से संबंधित 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। किस समिति का जैसे जिक्र करते हैं, तो पीके थुंगन समिति के आधार। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये जो समितियां है ना, इन समितियों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। बहुत बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है भी, आपसे सीक्वेंस में पूछा जा सकता है भी, पहली कौन सी आई, दूसरी कौन सी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह आपने विस्तृत उनके बारे में अगर जानकारी है ना, तब आप उनसे संबंधित क्या है बता सकते हो भी। और यहां से आपका क्वेश्चन पक्का है भी, 100 की 100 पूछा जाना है अभी। ये जो आपकी समितियां जो गठित की गई थी उन्हें समितियों से। अब आप पढ़ते हैं हम 73वां संविधान संशोधन में। 73वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है आपका जिक्र करते हैं तो पंचायती राज से भी। किससे संबंधित है ये, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में भी, ठीक है भी। यानी संसद के द्वारा कब इसको पास कर दिया गया, संसद में कब रखा गया था इसको, सबसे पहले 1992 में। 73वां जो संविधान संशोधन है इसको 24 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। किसकी, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, ठीक है भी, मंजूरी मिली। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में 73वां संविधान संशोधन के अंदर भारतीय संविधान के भाग नंबर यानी संविधान के भाग नंबर 9 जोड़ा गया भी। कौन सा जोड़ा गया, भाग नंबर 9 जोड़ा गया भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी पंचायती राज जो संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 में, परंतु इसको मंजूरी कब मिली थी राष्ट्रपति के द्वारा, 24 अप्रैल 1993 में। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के अंतर्गत है संविधान के भाग नंबर यानी संविधान में भाग कौन सा जोड़ा गया था, 9 अनुच्छेद आपसे पूछे तो 243 ए से ओ तक भी, ए से ओ तक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। वैसे मैं जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में चर्चा भी करूंगा इस चीज के बारे में।
संविधान के भाग नंबर कौन सा जोड़ा गया था? 9। पंचायती राज से संबंधित अगर जिक्र करें, नगर पालिका से संबंधित हम जिक्र करेंगे, वो 9A में जिक्र करेंगे। अनुच्छेद जिक्र करें 243 में ए से लेके ओ तक भी, ए से लेके ओ। इसके अलावा एक साथ आपको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही, यानी संविधान में क्या जोड़ी गई थी? अनुसूची भी जोड़ी गई थी। अनुसूची, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वीं अनुसूची किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी? 73वां संविधान। आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे अनुसूची का जिक्र आया है, मूल संविधान का जब हम जिक्र करते हैं, मूल संविधान जो है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां आपकी? 8 है। और वर्तमान में अगर आप जिक्र करें तो वर्तमान में कितनी आपकी? 12 भी। ठीक है भी, यानी 8 के बाद कितनी जोड़ दी गई है? 4 जोड़ दी गई है। ठीक है, 9वीं जो जोड़ी गई थी 1951 में भूमि सुधार से संबंधित थी। 10वीं 1985 1985 का जैसे जिक्र करते हैं, दल बदल कानून से संबंधित थी। फिर आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब जैसे जिक्र करते हैं, 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है उसमें पंचायती राज से संबंधित कितने विषय दिए गए थे? पंचायत को कार्य करने से संबंधित कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय। 29 विषय इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित यानी पंचायतों के कार्य करने से संबंधित कितने विषय जोड़े गए हैं? तो ये 29 विषय। एक चीज यहां पर यह भी ध्यान होना चाहिए, भारत में जैसे जिक्र करते हैं 73वां संविधान संशोधन को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली थी? 24 अप्रैल को भी। और 24 अप्रैल को ही हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाते भी, पंचायती राज दिवस। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर है, मिटा देता हूं, वैसे थोड़ा विस्तृत इसके बारे में चर्चा करते हैं हमें। यानी भारत में हर साल पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं हम? पंचायती राज दिवस जो बनाते हैं, पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी। ठीक है, कब बनाया जाता है? हर साल 24 अप्रैल को भी। परंतु एक चीज आपको ध्यान करनी है भाई, 24 अप्रैल 1993 से हम पंचायती राज दिवस से नहीं बना रहे, हम मना रहे हैं 24 अप्रैल को पंचायती राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 से भी। 2010 से 2010 में प्रधानमंत्री कौन थे उसमें? मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह ने सबसे पहले, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जैसे जिक्र करते हैं, उन्होंने सबसे पहले 24 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाने के लिए कहा। ठीक है, ये चीज। और पंचायती राज दिवस हम कब से बना रहे हैं? 24 अप्रैल 2010 से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा और भी पूछा जा सकता है, अब पंचायती राज अलग मंत्रालय है भी। ठीक है भी, अब हम यहां नहीं जाएंगे 1993 के ऊपर, 2010 पंचायती राज मंत्रालय भी है भी, पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है भी, यानी पंचायती राज मंत्रालय भी है। और पंचायती राज मंत्रालय जो बना था ये 2004 में भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय है और पंचायती राज मंत्रालय कब बना था? 2004 में। अब पूछा जा सकता है पंचायती राज मंत्री कौन है भी केंद्र में? तो पंचायती राज मंत्री है आपके नरेंद्र सिंह तोमर भी। ठीक है भी, नरेंद्र सिंह तोमर। खासकर किस राज्य से आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर? मध्य प्रदेश से। और मुरैना का जैसे जिक्र करते हैं, मुरैना, भिंड मुरैना बागियों का जो गढ़ कहा जाता है, मुरैना जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से क्या है? ये सांसद है भी। ठीक है, ये चीज अलग अलग पढ़ा करो, जितना भी आपके सामने आए तो ये चीज पढ़ो। नरेंद्र सिंह तोमर का जैसे मैंने जिक्र किया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में थोड़ा सा हम जो जिक्र करते हैं चीज, अगला जो है आपका 73वें के बाद 74वां, कौन सा पढ़ोगे आप? 74। सभी की सभी जानकारी होनी चाहिए भी, कितने विषय जोड़े गए थे, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, किस अनुच्छेद में इनका जो वर्णन है हमारा, और भारतीय संविधान की किस भाग में, अलग अलग तरह का किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे हमें तैयार रहना चाहिए भी। ठीक है भी, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन है। कौन सा है? 74वां। कब हुआ था? सेम ही है, जैसे जिक्र करें 74वां जो संविधान संशोधन जो पढ़ते हैं 1992 में। ठीक है, और किससे संबंधित है? ये आपका नगर पालिका से भी, नगर पालिका। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। मंजूरी इसको भी कब मिली थी? 24 अप्रैल
93वें। ठीक है भी। भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? भाग का जैसे जिक्र करते हैं संविधान के भाग है 9A भी, 9A। अनुच्छेद का जैसे जिक्र करते हैं किस अनुच्छेद में? तो 243 से पी से लेके जेड तक में, पी से लेके जेड तक में इंपॉर्टेंट है। अनुसूची भी जोड़ी गई थी, हम जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी। अनुसूची का जिक्र करें, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं। और 12वीं अनुसूची में विषय कितने दिए थे नगरपालिका से संबंधित है? विषय जो है नगरपालिका के कार्य से संबंधित 18 विषय भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको क्लियर करनी है इस चीज के बारे में। ठीक है भी। यानी नगरपालिका के कार्य से संबंधित कितने विषय दिए गए थे 12वीं अनुसूची में? आपके 18 विषय। अगर पूछे 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषय दिए गए थे? तो 29 विषय क्लियर करना आपको। ठीक है भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे नगरपालिका जो मैंने बताया ना, नगरपालिका में जैसे आप जिक्र कर सकते हो, इसी में 3 स्तर होते हैं भी। कितने स्तर होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं। नगर पंचायत होती है, जैसे क्या जिक्र करते हैं? नगर है पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम भी। ठीक है भी। नगर निगम राष्ट्रीय स्तर का जैसे जिक्र करें, नगर पंचायत होती है, नगर परिषद होती है और नगर निगम नगर पालिका का जैसे जिक्र करते हैं। यानी गांव से जो शहरों में बदल रहे हैं उनको क्या है? नगर पंचायत कहेंगे। उसके बाद में नगर परिषद होती है, जो छोटे शहर है उनके में नगर परिषद होती है। 3 लाख से लेकर 10 लाख तक वहां पर क्या हो सकती है? जनसंख्या हो सकती है। और नगर निगम जो पढ़ोगे वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या। ठीक है भी। अब हरियाणा का जैसे नगर निगम का जिक्र करूं मैं थोड़ा सा यहां पे, तो हरियाणा में नगर निगम अब वर्तमान समय में कितने हो गए? 11 भी, क्योंकि 23 दिसंबर 2020 का जैसे जिक्र करें, 2020 में मानेसर भी क्या है? मानेसर को क्या है? 11वां नगर निगम का दर्जा दिया गया है। यानी कैबिनेट की उसके ऊपर मोहर लग गई है। मोहर लग गई मतलब है 11वां वो आपका क्या है? नगर निगम बन गया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे मैंने चर्चा एक दिन पहले भी की थी, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है? तो हरियाणा का गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है। एक तो आपका मानेसर और दूसरा कौन सा? आपका गुरुग्राम। ठीक है भी। परंतु अभी देखो ग्राम सचिव का पेपर, ये तो अभी मोहर लगी है। ग्राम सचिव का पेपर तो बहुत पहले बन चुका है। तो वहां अगर 11 ऑप्शन आपको न मिले तो ऑप्शन सही जो हमारा होगा वो 10 होगा। पूछा जा सकता है उसमें भी। यानी नवीनतम नगर निगम कौन सा था? तो नवीनतम नगर निगम आपका सोनीपत था भी। कौन सा था आपका? सोनीपत 2015 के अंदर जो बना था। उसके बाद में अगर पूछे भी सबसे पहले कौन सा बना था हरियाणा में, तो हरियाणा में सबसे पहले बना था आपका फरीदाबाद भी। ठीक है भी। ये बहुत से क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। यानी हरियाणा में सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद, सबसे पहले भी कौन सा बना था? फरीदाबाद भी। छोटा नगर निगम कौन सा है? पंचकुला है। और भारत में अगर पूछे भी भारत में सबसे पहले नगर निगम कहां बना था? कौन सा नगर निगम बना था? तो चेन्नई। कब बना था? 1687 का जैसे जिक्र करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी। तो हम जिक्र कर रहे थे किसके बारे में? 74वां संविधान संशोधन के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी आपको, जैसे मैंने ये आर्टिकल जो बताए, अनुच्छेद जो बताए हैं, उन अनुच्छेदों से संबंधित भी आपको क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए भी। ठीक है भी। यानी 243A में क्या है, बी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, क्योंकि इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना भी। SC ST और महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया गया है? डीपली, क्योंकि मैं देख रहा हूं स्टेट का जैसे पेपर हुआ है, स्टेट में भी थोड़ा सी डीप सी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गहराई के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हो सकता है इसमें भी आपसे थोड़े गहरे क्वेश्चन पूछ ले और डीप चले जाए। तो 243A का जैसे जिक्र करते हैं, सबसे पहले पंचायती ठीक है भी। यानी पंचायती राज का जैसे जिक्र करते हैं, ग्राम पंचायत का जैसे जिक्र, उनसे संबंधित जो हम जिक्र करें। 243A में क्या दिया हुआ है? राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया हुआ है अभी। किसको? यानी राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार है कि वे पंचायतों का गठन करे व उन्हें कार्य व शक्तियां प्रदान करे। ठीक है भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 243B, पंचायतों का गठन भी क्या है? इसमें क्या जिक्र किया है? 243B में पंचायतों का गठन, और किस आधार पर जैसे जिक्र करते हैं? पंचायतों का गठन और किस आधार पर है? त्रिस्तरीय आधार पर भी, त्रिस्तरीय आधार पर। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, जिस राज्य की जनसंख्या भी, जिस
राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, तो वहां पर कितने होंगे? 2 स्तर होंगे भी, वहां पर 2 स्तर होंगे। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 243B में पंचायतों के गठन की बात तो जरूर कही है, किस आधार पर? त्रिस्तरीय। परंतु यह भी एक कंडीशन है, आपको ध्यान हो भी, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर त्रिस्तरीय नहीं, कितने स्तर होंगे? 2 स्तर होंगे भी। कितने स्तर होंगे? 2 स्तर। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं 243D, तो 243D में SC ST और महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है भी, महिलाओं के आरक्षण। देखो जिक्र करें महिलाओं को आरक्षण, तो सबसे पहले राजीव गांधी का जैसे मैंने जिक्र किया था 33% जो आरक्षण दिया था। अब जैसे जिक्र करें इस चीज में भी, किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में इनको जो आरक्षण दिया गया, तो 243D में SC ST और महिलाओं को क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। 243E का जैसे जिक्र करते हैं, 243E कार्यकाल भी क्या है? कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा जैसे जिक्र करते हैं, तो 5 साल भी। और एक चीज आपको यह भी क्लियर होना चाहिए, अगर ग्राम पंचायत भंग हो जाती है, यानी सरपंच दोबारा चुनना हो, जैसे सरपंच किसी कारण है सरपंच का पद रिक्त हो जाए, तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव करवाना जरूरी है भी। ठीक है भी। कार्यकाल कितना इसका? 5 वर्ष है, परंतु भंग हो जाए किसी कारणवश तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना बहुत जरूरी है। 243F का जैसे जिक्र करते हैं, 243F, 243F में योग्यताएं दी हुई भी, क्या है? योग्यताएं भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। अब क्या योग्यता होनी चाहिए सरपंच बनने के लिए? तो आपको ध्यान हो, जैसे राजस्थान और हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं, यहां पर तो शिक्षा भी निर्धारित कर दी है, यानी मैट्रिक शिक्षा 10वीं पास होना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष भी। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं इसको दोबारा, योग्यता वाला। 243F जो है, 243F में क्या दी हुई है? योग्यताएं जैसे दी हुई है, F योग्यताएं। अब योग्यताएं जैसे दी है, तो एक तो मैंने बताया है भी, हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं, राजस्थान का जैसे जिक्र करते हैं, तो यहां पर तो शिक्षा भी अनिवार्य कर दी गई है, अभी शिक्षित होना चाहिए। परंतु न्यूनतम जो आपकी आयु का जैसे जिक्र करते हैं, न्यूनतम है आयु, तो न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष होनी चाहिए भी, 21 वर्ष। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, मतदान करने का जैसे जिक्र करते हैं, मतदान करने की आयु जो है वो कितनी है? 18 वर्ष भी। ठीक है भी। अब एक चीज ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, सरपंच बनने के लिए कितनी है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मतदान करने के लिए आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। परंतु ये मतदान करने की आयु पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, और 21 से 18 जो की गई थी वो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में भी, किसके समय में जैसे जिक्र करते हैं? राजीव गांधी के समय में भी। इंपॉर्टेंट है, यानी 21 से घटाकर 18 वोट डालने की, जो मतदान करने की जो आयु निर्धारित की गई थी, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, किसके समय में? राजीव गांधी के समय में। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सरपंच बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद में लोकसभा का जैसे जिक्र करते हैं, लोकसभा का सदस्य जो बनता है उसके लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का जैसे सदस्य का बनने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति का जैसे जिक्र करें, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, तो इसके लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष भी। थोड़ा सा याद कर लिया करो, जितना आप जोड़ोगे यानी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष भी। सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का बनने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और राज्यपाल बनने के लिए भी कितनी उम्र चाहिए? 35 वर्ष भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये 61वां संविधान संशोधन है, ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, बहुत बार इससे संबंधित क्या है क्वेश्चन है आए भी। इसके बाद में जैसे जिक्र, इतनी देर हम पंचायती राज के जो आर्टिकल से उनसे संबंधित बात कर रहे थे, अब जो आपको पढ़ना है वो नगर पालिका से। एक दो में आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा, नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका के
कुछ अनुच्छेद भी, ठीक है भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान करना। वैसे कुछ ही करवा रहे हैं, जैसे मैंने ग्राम पंचायत के जो कुछ अनुच्छेद जो करवाए थे, इसी तरीके से आपके नगर पालिका का। तो इंपॉर्टेंट है आपको सबसे पहले तो ध्यान हो, जैसे 243 आर का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी 243 आर में, तो 243 आर में नगर पालिका के स्तर बताए गए हैं अभी, नगर पालिका, तो नगर पालिका के स्तर भी, ठीक है भी नगर पालिका के स्तर का जैसे जिक्र करते हैं तो 3 स्तर है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो नगर पालिका के जो स्तर दिए हुए हैं वो 243 आर में है, और 243 से डब्ल्यू का जैसे जिक्र करें तो 200 नगर पालिकाओं के कार्य भी, ठीक है, नगर पालिकाओं के कार्य व कर्तव्य भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, यानी ये चीज भी थोड़ा सा आपको क्लियर करना है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं, ठीक है भी भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिसमें ना तो नगर पालिका है और ना ही क्या है पंचायतें भी, ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर न तो नगर पालिका है और न ही पंचायत है, ठीक है, न ही पंचायत है, ठीक है, ये चीज पूछा जा सकता है अभी कौन से राज्य हैं। तो आपको ध्यान हो, नागालैंड का जैसे जिक्र करते हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, दिल्ली है, जैसे जिक्र करते हैं, गोवा है, जे&के है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो ये ऐसे राज्य हैं, इन राज्यों के अंदर क्या नहीं है आपकी, न तो नगर पालिका और न ही पंचायतें, ठीक है भी आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मैंने कई पहले भी आपका जैसे क्लियर कर दिया है, भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व की दिए गए हैं, अनुच्छेद 40 का जैसे जिक्र किया है, तो राज्य वाद्य नहीं है, भी आपको ध्यान होना चाहिए। राज्य पंचायतों का गठन करना, नगर पालिकाओं का, वो उनके विवेक पर आधारित है, भी क्या है, उनके विवेक पर आधारित है, वो कर भी सकता है और न भी कर सकता, तो इन राज्यों ने गठित नहीं किए भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो हम जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में, हरियाणा में भी, ठीक है भी हरियाणा में पंचायती राज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी देर तो हम हरियाणा का तो पढ़ रहे, हरियाणा में रहे हैं, परंतु हरियाणा के साथ हम राष्ट्रीय स्तर का पढ़ रहे थे भी, क्या पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय स्तर। अब जो पढ़ेंगे पंचायती राज हरियाणा में भी, हरियाणा में कब लागू हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानकारी हमें एक तरीके करेंगे, ठीक है भी। हरियाणा में पंचायती राज भी, ठीक है, पंचायती राज भी, ठीक, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 में, ठीक है भी। उस समय पूछा जा सकता है भी उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, सीएम कौन थे, तो उस समय सीएम कौन थे आपके, चौधरी भजनलाल भी, कौन थे, चौधरी भजनलाल। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, चौधरी भजनलाल। अगर आपसे राज्यपाल पूछे भी, राज्यपाल कौन से उस समय, तो राज्यपाल थे धनिक लाल मंडल भी, ठीक है भी। और उस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री का जिक्र करें तो 1994 में आपको ध्यान होना चाहिए पीवी नरसिम्हा राव भी, कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ था, और राष्ट्रीय स्तर पर जैसे मैंने बताया था आपको 24 अप्रैल 1993, ठीक है भी। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो हम जो राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस बनाते हैं वो 24 अप्रैल को, परंतु हरियाणा में पंचायती राज जो दिवस बनाया जाता है, तो हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है, 22 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हरियाणा में जब पंचायती राज लागू हुआ तो ये त्रिस्तरीय लागू हुआ था, क्या हुआ था, त्रिस्तरीय, ठीक है भी। त्रिस्तरीय का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान हो, ग्राम पंचायत, नंबर 2 ब्लॉक समिति, और आपकी 3 नंबर आपकी जिला परिषद भी, क्या है, जिला परिषद। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। यानी हरियाणा भी कैसा स्तर लागू किया था, त्रिस्तरीय लागू किया था, जिसे ग्राम पंचायत का, यानी गांव स्तर पर ग्राम पंचायत रहेगी, खंड स्तर पर जो आपकी रहेगी वो ब्लॉक समिति रहेगी, और जिला स्तर पर कौन सी रहेगी, जिला परिषद। ग्राम जो पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है, सरपंच भी, क्या कहा जाता है, सरपंच। ब्लॉक समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको कहा जाता है चेयरमैन भी, क्या कहा जाता है,
मेन, और जिला परिषद का भी जो अध्यक्ष होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? चेयरमैन के नाम से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत को जो प्रमुख होता है, मुखिया जो होता है, उस मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? सरपंच के नाम से। किसके नाम से? सरपंच के नाम, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा में कब लागू हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय राज्यपाल कौन थे, और भारत में अगर पूछे भी भारत में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव भी, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए इस चीज के बारे में। यानी हरियाणा देश का ऐसा राज्य, पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं के स्वरूप बदलने के साथ साथ शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी, ठीक है भी, अंतर जिला परिषद का गठन किया है। ठीक है भी, अंतर जिला परिषद इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। परिषद का गठन किया है। पूछा जा सकता है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पंचायती राज का विकेंद्रीकरण करने, यानी शक्तियों को, पंचायती राज की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है, तो वो कौन सा राज्य है आपका? हरियाणा भी। कौन सा राज्य आपका? हरियाणा है। इसके अलावा हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं तो हरियाणा भारत का दूसरा ऐसा राज्य है भी, दूसरा ऐसा राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में शिक्षा लागू की, ठीक है भी। शिक्षा का मतलब क्या है? योग्यता का जैसे मैंने जिक्र किया था भी, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। परंतु राजस्थान और हरियाणा दो ऐसे राज्य बन गए हैं जिनमें क्या है, पंचायत चुनाव में शिक्षा भी निर्धारित, योग्यता भी निर्धारित की भी, उसकी क्या शिक्षा होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कब किया था ये? हरियाणा में 2015 में भी, ठीक है भी, 2015 इंपॉर्टेंट है। यानी हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015, और कब पास हुआ था ये विधेयक आपका? 7 सितंबर 2015 को बहुमत के द्वारा ये क्या हो गया था? पास हो गया था, ठीक है, और लागू कर दी गई थी। अगर आपसे पूछे ये हरियाणा तो दूसरा राज्य है, प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम जो राज्य रहेगा वो आपका राजस्थान भी। कौन सा राज्य रहेगा? राजस्थान। और राजस्थान में कब ये पास हुआ था? 2014 में भी, ठीक है, 2014 राजस्थान। और 2015 में दूसरा राज्य कौन सा बना आपका? हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ एक चीज और भी क्लियर होना चाहिए, जैसे सामान्य श्रेणी का जैसे जिक्र करते हैं, सामान्य श्रेणी, तो सामान्य श्रेणी का सरपंच बनने के लिए कितनी? 10वीं पास होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10वीं पास। और महिलाओं का जैसे जिक्र करें, महिला, और एससी का जैसे जिक्र करें, एसटी का जैसे जिक्र करें। परंतु मैंने कई बार बताया है, हरियाणा है, दिल्ली है, पांडिचेरी है, पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर एसटी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो यहाँ एसटी को हम छोड़ दें। एससी और महिलाओं के लिए कितनी? 8वीं पास। अभी क्या है? 8वीं पास। और एससी जो महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं पंच बनने के लिए जैसे जिक्र करते हैं, तो पंच के लिए कौन सी है? 5वीं पास भी। क्या है? 5वीं पास। तो ये शिक्षा का मापदंड भी दिया गया है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यानी सामान्य श्रेणी के लिए 10वीं पास है, एससी का जैसे जिक्र करें, महिला का जैसे जिक्र करते हैं, तो कौन सी? 8वीं पास। और एससी श्रेणी की जो महिला है उसके लिए पंच बनने के लिए 5वीं पास भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा में जो हम पढ़ रहे थे भी, त्रिस्तरीय जो लागू हुआ था, नगर पालिका का भी जैसे जिक्र करते हैं भी, ठीक है भी, यानी नगर निकाय का जैसे जिक्र करते हैं। ये तो पंचायत राज का जैसे जिक्र कर रहे थे भी, त्रिस्तरीय जो जिक्र किया था, ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति, जिला परिषद का जैसे जिक्र किया था। नगर निकाय के अंतर्गत भी, नगर निकाय में भी आपको ध्यान होना चाहिए, 3 स्तर है भी। कितने स्तर है? 3 स्तर है। कैसे हैं आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो आपकी है नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम भी, ठीक है, नगर निगम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे नगर पालिका, हम हरियाणा का जैसे जिक्र कर रहे हैं तो आपको ध्यान भी होना चाहिए भी, हरियाणा में कितनी नगर पालिका है? हरियाणा में 57 नगर पालिका है भी, ठीक है। नगर परिषद का जैसे जिक्र करें 21 है, और नगर निगम जो आपके हैं वो कितने हैं अभी वर्तमान में जैसे जिक्र करें तो 11 है भी। कितने हैं? 11। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। परंतु मैंने जैसे ग्राम सचिव का जो पेपर अभी 9-10 को होना है, हो सकता है पेपर बहुत पहले बन चुका है, तो आपको अभी
ये 11 ऑप्शन नहीं मिलेगा अभी तो आपको क्या देना पड़ेगा, 10 आंसर सही, क्योंकि नगर निगम के बारे में वैसे मैंने पहले भी बताया है। नया जो 11वां नगर निगम बना है वो मानेसर भी, इसको कैबिनेट में की जो मोहर लगी है इसके ऊपर कब, 23 दिसंबर 2020 को भी, यानी 23 दिसंबर 2020 को मानेसर एक क्या बन गया है, हरियाणा का नगर निगम, नवीन नगर निगम बन गया। ठीक है भी, अगर अभी पेपर में जो आपके छप चुके उन पेपरों में तो ये आएगा भी नवीन नगर निगम कौन सा है, तो नवीन नगर निगम 2015 में सोनीपत बना था। ठीक है, पुराना कौन सा है, जैसे फरीदाबाद का जैसे जिक्र करते हैं, बड़ा भी फरीदाबाद है, और छोटा आपका कौन सा है, पंचकुला। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है भी हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है, तो ये आपका रहेगा गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम जिले में गुरुग्राम भी नगर निगम है और आपका मानेसर भी नगर निगम। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य भी है जिसमें ई स्वाद पंचायत की शुरुआत हुई है भी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना इस चीज के बारे, यानी हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य भी है जिसमें ई स्वाद पंचायत भी, ठीक है, ई स्वाद है पंचायत भी लागू हुई है भी। ठीक है भी, कब हुई है लागू, जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में 2015, 26 अप्रैल 2015। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, हरियाणा से संबंधित जैसे फैक्ट हम जिक्र कर रहे हैं, यानी हरियाणा कि में ई पंचायत संवाद सेवा शुरू हुई है, कब हुई थी, 26 अप्रैल 2015 को। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा में जैसे जिक्र करते भी, हाल ही में हरियाणा में महिलाओं को पंचायती राज में भी, पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया है भी, यानी 50% है आरक्षण से संबंधित क्या है, बिल पास हुआ है भी। क्या है, 50% आरक्षण से संबंधित बिल पास है हुआ है, परंतु अमल कितना होगा वो एक अलग बात है भी। ठीक है भी, मैंने जिसे जिक्र किया है, क्योंकि ये होता है भी, आरक्षण जरूर उनको जो बिल पास हुआ उनसे संबंधित 50%, परंतु उनको कितना तो दिया जाएगा वो एक अलग है मैटर है। ये चीज आपको क्लियर होना। इसके अलावा एक चीज और भी क्लियर होना चाहिए, 50% आरक्षण से संबंधित हुआ है, और अभी हाल ही में हरियाणा में एक और भी विधेयक पास हुआ है भी, कौन सा है, राइट टू रिकॉल भी। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। समझते हैं उसको भी कैसा है, यानी हाल ही में हरियाणा विधानसभा में एक और बिल पास हुआ है, और वो कौन सा बिल है, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल में, टू रिकॉल। ठीक है भी, राइट टू रिकॉल ये हाल ही में हुआ है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, पूछा जा सकता है इससे संबंधित भी। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या है भी, ग्राम जो प्रधान होता है जैसे जिक्र करते हैं, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, सरपंच का जैसे जिक्र करते हैं, इसके अलावा जो ब्लॉक समिति होती है उसका चेयरमैन होता है, जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है, उनको क्या है, उनके पद से हटाया जा सकता है भी। क्या है, उनको हटाया। जैसे जिक्र करते हैं अभी ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, सरपंच का जैसे जिक्र करते हैं, सरपंच को भी इसके अंतर्गत, राइट टू रिकॉल के अंतर्गत हटाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सरपंच का जैसे जिक्र करते हैं, उस गांव के 33% भी, 33% लोग लिखित में क्या देंगे, लोग लिखित में शिकायत देंगे, लिखित में शिकायत देंगे। किसको देंगे ये शिकायत का, जैसे जिक्र करते हैं वीडीपीओ को भी, वीडीपीओ को ये शिकायत देंगे। अब वीडीपीओ क्या करेगा, उस पर मंथन करके उस गांव में चुनाव करवाएगा भी, गुप्त मतदान करवाएगा भी, गुप्त मतदान करवाएगा भी, गुप्त मतदान करवाएगा वीडीपीओ। और उस गुप्त मतदान में 67% लोगों ने, यानी 67% लोगों ने सरपंच के विरुद्ध क्या की है, वोटिंग की है, यानी एक तरह का अविश्वास प्रस्ताव ही मानेंगे इसको। क्या मानेंगे, एक तरह का अविश्वास है प्रस्ताव। 67% लोगों ने सरपंच के विरुद्ध अगर वोट डाली है तो क्या हो जाएगा, सरपंच से पद मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद मुक्त हो जाएगा। अगर 67% लोगों ने उसके विरुद्ध वोट नहीं डाले, यानी इसके विरुद्ध क्या है, वोटिंग ज्यादा नहीं हुई, 67% है, तो क्या है, ये अपने पद से मुक्त नहीं होगा भी। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, अगर ये पद से मुक्त ना हुआ सरपंच है, तो 1 साल के अंदर दोबारा रिकॉल, जो आपका राइट टू रिकॉल नहीं लाया जा सकता, यानी दोबारा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 1 साल में एक बार ही लाया जा सकता है।
ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, समझे मेरी बात है। यानी हरियाणा भारत का एक ऐसा पहला ऐसा राज्य है जिसमें राइट टू रिकॉल सरपंच है, उसको भी उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है भी, यानी उसको पद से हटाया जा सकता है। जैसे मैंने जिक्र किया है अभी 33% लोग लिखित में देंगे, फिर गुप्त मतदान होगा, 67% लोगों ने उसके विरुद्ध अगर मतदान किया तो उसको पद से मुक्त कर दिया जाएगा। अगर 67% लोगों ने मतदान नहीं किया उसके विरुद्ध तो आपको ध्यान होना चाहिए वो हटेगा नहीं, और 1 साल में 1 बार भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जैसे जिक्र कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक चीज बहुत बार पूछी जाती है भी, हरियाणा में जैसे ग्राम पंचायत का हम जिक्र करें, यानी ग्राम पंचायत का, क्योंकि पंचायत की मुखिया का ही जैसे जिक्र कर रहे थे सरपंच का हमें, तो हरियाणा में अगर आपसे ग्राम पंचायत पूछे भी, यानी हरियाणा में ग्राम पंचायत कितनी है भी, ग्राम पंचायत तो कितनी है ग्राम पंचायतें 2011 के अनुसार भी, ठीक है भी, और वर्तमान में ये चीज अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी 2011 में हरियाणा में कितनी जो ग्राम पंचायत थी और वर्तमान में कितनी है, तो 2011 में कितनी है आपकी रहेगी 6212, इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको क्लियर हो, और वर्तमान में 6197, यानी 2011 में तो कितनी थी 6212, वर्तमान में कितनी है 6197 ग्राम पंचायतें। अब अगर आपसे पूछे भी अधिक ग्राम पंचायतें किस जिले में है, अधिक ग्राम पंचायतें, तो अधिक ग्राम पंचायतें जो आपकी है वो यमुनानगर में है भी, यमुनानगर में भी। गांव भी पूछे गांव अधिक किस जिले में है, गांव अधिक पूछे किस जिले में है, तो गांव भी आपके रहेंगे अधिक यमुनानगर में। ग्राम पंचायत अधिक जैसे जिक्र कर रहे थे यमुनानगर में। कम अगर पूछे तो कम कहां पर आपकी फरीदाबाद में भी, ठीक है, कम कहां पर आपकी फरीदाबाद में। अब एक चीज आपको क्लियर ये भी होना चाहिए भी, हो सकता है अधिक ग्राम पंचायतें पूछ ले भी निम्न में से किस जिले में है, और यमुनानगर आपको ऑप्शन न मिले, तब आप किसके ऊपर जाओ, तब आपका अंबाला सही होगा भी, क्या होगा अंबाला, क्योंकि दूसरा जो जिला कौन सा है वो आपका अंबाला। कम का भी इसी तरीके का आंकड़ा रहे तो कम का कौन सा रहेगा आपका चरखी दादरी, कौन सा रहेगा चरखी दादरी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अधिक गांव का जैसे जिक्र किया था, अधिक गांव किस जिले में आपके यमुनानगर में, और कम गांव का अगर जिक्र करें भी कम गांव किस जिले में है तो आपका रोहतक भी, किस जिले में आपके रोहतक। इस तरीके से आपको क्या है क्लियर करने है भी है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है भी पूछा क्या है उसने, क्योंकि सबसे ज्यादा हम मार तो वही कहा जाते हैं भी समझते ही नहीं उस क्वेश्चन को भी पूछा क्या है, ठीक है भी। तो उस पूछने का लहजे को भी आपको थोड़ा सा ध्यान करना इस चीज के बारे में, ठीक है भी। इसके अलावा जिसे जिक्र कर रहे थे, ये जो जिक्र करें ब्लॉक समिति के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं भी। ब्लॉक समिति के जैसे मैंने अध्यक्ष का जैसे जिक्र किया था भी, क्या होता है उसका चेयरमैन होता है भी। हरियाणा में पूछ सकते हैं भी कितनी ब्लॉक समिति है, तो ब्लॉक समिति का जैसे जिक्र करते हैं, ब्लॉक समिति पूछी जा सकती है, ब्लॉक समिति। जिला परिषद पूछी जा सकती है, परिषद। पंचायत समिति भी पूछी जाती है, पंचायत समिति भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी पंचायत समिति पूछी जा सकती है। ब्लॉक जैसे समिति का जिक्र करते हैं ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति नहीं, अब जैसे जिक्र करते हैं ब्लॉक पूछे जा सकते हैं भी ब्लॉक कितने हैं। ब्लॉक में ही क्या होती है आपकी पंचायत समिति होती है, ब्लॉक में ही क्या होती है आपकी पंचायत समिति। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पंचायत समिति पूछी जाती है, ब्लॉक पूछे जाते हैं और जिला परिषद पूछी जाती है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी ब्लॉक कितने हैं 142, कितने हैं 142 है, और ब्लॉक पंचायत समिति जो है ब्लॉक समिति जिसको कहोगे ये कितनी 126 अभी, ठीक है। यानी खंड तो आपके कितने हैं, खंड तो आपके 142 है, परंतु पंचायत समिति या ब्लॉक समिति जो है वो 126 है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जिला परिषद का जैसे जिक्र करते हैं तो जिला परिषद 21 है भाई, कितनी है 21। जिले जरूर 22 है, परंतु हरियाणा में जिला परिषद जो है वो कितनी है 21 है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये भी ध्यान होना चाहिए भी, जैसे जिक्र करते हैं ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, इन सब का जैसे जिक्र करते हैं, चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से होता है भी, क्या होता है चुनाव प्रत्यक्ष
रूप से होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। परंतु पंचायत समिति का जैसे चेयरमैन का हम जिक्र करते हैं, चेयरमैन है, और जिला परिषद का जो चेयरमैन है भी, चेयरमैन है, इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है भी, ठीक है भी, अप्रत्यक्ष रूप से। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन तो वही चुनेंगे ना जो हम सदस्य बना के भेजें, उनमें से कौन एक चेयरमैन बनेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है। सदस्य हम जरूर प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, परंतु चेयरमैन जो बनते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ग्राम पंचायत का जैसे जिक्र किया है, ग्राम पंचायत की साल में 2 बार बैठक होती है भी, साल में 2 बार बैठक होती है, आपको ध्यान होना चाहिए। कब होती है? एक तो 13 अप्रैल को, और दूसरी जैसे जिक्र करते हैं 2 अक्टूबर को भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ग्राम पंचायत की साल में कितनी बार बैठक होती है? 2 बार। 13 अप्रैल, यानी 13 अप्रैल है जैसे जिक्र करते हैं, 13 अप्रैल 1919 को आपको ध्यान होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती से संबंधित हम जिसे जोड़ के चलते हैं, तो ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 2 बार होती है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा इनके वेतन भत्तों के बारे में भी अगर आपको जानकारी हो तो बहुत बढ़िया भी। यानी इनको मानदेय कितना मिलता है, कितना मानदेय मिलता है, कितना जो वेतन मिलता है, ये भी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछे भी ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, यानी सरपंच का जैसे जिक्र करते हैं, सरपंच को कितना मानदेय मिलता है भी? सरपंच को मानदेय भी कितना मानदेय मिलता है? सरपंच को 3000 रुपए भी। कितने हजार रुपए? 3000। पंच का जैसे जिक्र करें भी, पंच को मिलते हैं 1000 रुपए भी, ठीक है भी। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। यानी ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच को तो मिलते हैं 3000 रुपए, और पंच को जो मिलते हैं वो 1000 रुपए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, अगर आपसे पूछे पंचायत समिति के चेयरमैन को भी, पंचायत समिति के चेयरमैन, तो पंचायत समिति के चेयरमैन को कितने मिलते हैं? यह चीज आपको क्लियर हो, 7500 रुपए भी। कितने? 7500 रुपए। और जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है, जिला परिषद के चेयरमैन, कितना इनको मिलेगा? 10,000 रुपए भी। कितने हैं? 10,000 रुपए। ये चीज भी आपको क्लियर। वेतन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है भी। इसके अलावा ग्राम सचिव का भी पूछा जा सकता है, वेतन कितना होता है, तो ग्राम सचिव का बेसिक पे पूछी जाएगी भी, उसकी कितनी है। तो 7th पे का जैसे जिक्र करते हैं, पे ग्रेड के अनुसार। पहले तो देखो ग्रेड पे होता था, 1400 होता था, 1600, इस तरह अलग अलग ग्रेड पे होते थे। 1900 ग्रेड पे होता था ग्राम सचिव का जैसे परंतु अब क्या, उसकी बेसिक पे 7th पे आयोग के अनुसार 19,900 है भी। कितनी है ग्राम सचिव की? 19,900। इसके अलावा उसको क्या है, समय समय पर जो टीए डीए जो बढ़ाया जाता है, खास करके महंगाई भत्ता जो है, एजुकेशन अलाउंस भी उसको मिलता है 1125 रुपये पर मंथ के हिसाब से पर बच्चे का। इसके अलावा अलग अलग तरह के 1000 रुपये उसको मेडिकल अलाउंस भी मिलते हैं, और भी बहुत सी फैसिलिटी है, एचआरए भी मिलता है उसको, ठीक है, वो अलग सी बातें हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सरपंच का मानदेय, पंच का मानदेय, और पंचायत समिति का जो चेयरमैन होता है उसका मानदेय, और जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है उसका मानदेय भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में अगर पूछिए आपके नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पालिका, तो नगर पालिका के अध्यक्ष को जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 6500 रुपये भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नगर पालिका के अध्यक्ष को कितने मिलते हैं? 6500 रुपये। अब एक होता है आपका नगर निगम का मेयर, ठीक है भी, मेयर जिसको किस नाम से, महापौर के नाम से भी जाना जाता है, महापौर, ठीक है भी। तो इसको कितना मिलता है? ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 20,500 रुपये भी। कितने रुपए मिलते हैं इसको? 20,500 रुपये। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कितना? तो थोड़ा सा मानदेय के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी। क्या है? मानदेय के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी, कितना कितना उनको मानदेय मिलता है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके नेक्स्ट जो एग्जाम आए ग्राम सचिव का, और उस एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिले भी। 100 की 100 है,
एक दिन तो आपको जरूर मिले ही मिलेगा, सही 9 तारीख को ये क्वेश्चन मिले या फिर 10 तारीख को। पूछिए आपसे, राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान कहां पर है? राजीव गांधी, जिक्र करिए, राजीव गांधी राज्य पंचायती राज, सामुदायिक राज और सामुदायिक विकास संस्थान भी। अगर पूछे भी ये कहां पर है, राज्य पूछे तो आपको राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान हरियाणा के किस जिले में भी, यानी हरियाणा के किस जिले में है, तो आपका रहेगा ये करनाल भी। कहां रहेगा आपका? करनाल। और करनाल में स्थान पूछे तो स्थान रहेगा आपका नीलोखेड़ी भी। नीलोखेड़ी मैंने पहले भी बताया, नीलोखेड़ी एक विधानसभा क्षेत्र है और आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है भी। यानी राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान आपका हरियाणा के किस जिले में, तो करनाल में। और स्थान पूछे तो नीलोखेड़ी, और नीलोखेड़ी भी हरियाणा के किस जिले में? आपके करनाल जिले में। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में पूछे भी हरियाणा की सबसे युवा सरपंच भी, हरियाणा की युवा सरपंच का जैसे जिक्र करें तो कई बार मैंने पहले भी इनके बारे में जैसे बताया है, तो ये आपकी कौन है? रेखा रानी है भी। क्या है? रेखा रानी है, मेरे पड़ोसी गांव से भी, चबला मोरी से भी, चबला मोरी से भी, ठीक है भी, चबला मोरी से। बर्गर कवीन के नाम से भी इनको जाना जाता है भी, बर्गर कवीन के नाम से, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये चबला मोरी है ना, ये फतेहाबाद जिले में भी, ठीक है भी। किस जिले में? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर आपसे पूछे भी देश का सबसे युवा मेयर भी, ठीक है, देश का, अभी इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं इनकी क्योंकि हाल ही की घटनाएं हैं। बिरजपाल सर बड़े डीप गहराई से इन चीजों को ढूंढ के लाते हैं भी, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो समय का अभाव है, ड्यूटी का जैसे जिक्र करते हैं तो ड्यूटी के कारण, परंतु बड़ी गहनता से बिरजपाल सर हमारे लिए बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं। और आप बच्चों से एक शिकायत है भी, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। इतनी मेहनत करते हैं बिरजपाल सर, तो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं तो आप हस्तपस्त हूँ इनकी परिश्रम से भी, ठीक है भी। तो जैसे जिक्र करें, पूछे देश की सबसे युवा मेयर भी, देश की सबसे युवा मेयर का जैसे जिक्र करते हैं तो ये आपको इंपॉर्टेंट है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश की सबसे युवा मेयर है आर्या राजेंद्रन। कौन है युवा मेयर जो है? आर्या राजेंद्रन, ठीक है। उम्र कितनी है? 21 वर्ष भी। और जिक्र करें किस राज्य से हैं तो केरल से भी। किस राज्य से? केरल से भी, केरल के तिरुवनंतपुरम से भी, केरल के तिरुवनंतपुरम से। इंपॉर्टेंट है, देश की सबसे युवा मेयर कौन है? आर्या राजेंद्रन है, 21 वर्ष उम्र है भी। और किस राज्य से? केरल से भी, केरल में तिरुवनंतपुरम से ये बनी हुई है मेयर। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, तिरुवनंतपुरम की मेयर है और केरल की राजधानी भी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इसके बाद में एक और भी क्वेश्चन है, अगर पूछे आपके देश के सबसे युवा सरपंच, देश के सबसे युवा सरपंच, ये जो रेखा रानी का जैसे जिक्र कर रहे थे हरियाणा में हम, अगर देश के सबसे युवा सरपंच पूछे, अभी हाल ही में इनका भी चुनाव हुआ था। देश के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष भी, ठीक है भी। अध्यक्ष को हम क्या बोलेंगे? सरपंच, ठीक है भी। तो सबसे युवा जो पंचायत अध्यक्ष है ये कौन है? ये जो है आपकी रेशमा मरियम भी। इंपॉर्टेंट है भी, रेशमा मरियम भी। और ये भी किस राज्य से है? आपकी केरला से है। किस राज्य से है? केरल राज्य से, ठीक है भी। यानी सबसे युवा मेयर भी केरल राज्य से, और सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का भी हम जिक्र करें तो रेशमा मरियम है। और किस राज्य से? ये भी आपकी केरल से भी। किस राज्य से? केरल। और केरल में एक जिला है भी, जिले का जैसे जिक्र करते हैं पठानमथिट्टा। पठानमथिट्टा एक जिला है और इस पठानमथिट्टा जिले का गांव है अरुवापुलम।
लम, अरुवापुलम, और उम्र का जैसे जिक्र करते हैं, अरुवापुलम गांव है, पठानथिट्टा जिला है, और केरल क्या है, राज्य। उम्र का जैसे जिक्र करते हैं 21 वर्ष, क्या है 21 वर्ष, इंपॉर्टेंट है भी। खासकर केरला में इसी तरीके के आपको गांव मिलेंगे भी, अरुवापुम है, पठानमथिट्टा जैसे जिला है, अच्छे लोग बहुत है। अभी कभी दक्षिण भारत में जाओ, केरला का भ्रमण करो, तिरुवनंतपुरम जाओ, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, पद्मनाथ स्वामी का जैसे अभी आप भ्रमण करो, ठीक है भी। समुद्री तट वगैरह है, वास्को डी गामा जो उतरा था वहां पर कोचीन बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह है, उनको भी आप देखने की कभी कोशिश करो भी। क्योंकि मेरा एक तजुर्बा मानो या अनुभव मानो, मैं ये कहता हूं भी जितना आप भ्रमण करोगे, जितना प्रत्यक्ष रूप से आप चीजों को देखोगे, उतने ही आपके मन मस्तिष्क में ये चीजें ज्यादा याद होगी। प्रत्यक्ष यानी स्टोरी आपको उनकी जरूर याद होनी। प्रत्यक्ष अगर हम कोई चीज देख लेते हैं तो हम भूलते नहीं है, विजुअल मेमोरी बहुत जरूरी है, ठीक है भी। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही भी, क्योंकि पंचायती राज के बारे में मेरे हिसाब से मैंने तो कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ा नहीं जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा नहीं की भी। और सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से इस क्लास को अटेंड करना है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इस क्लास को अटेंड करना है। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करना है भी, ठीक है भी। और दूसरे बच्चों को भी इस क्लास के बारे में आपको बताना है, ताकि हो सकता है किसी बच्चे का आपके कहने से भाग्य संवर जाए और वो हमें बहुत ज्यादा आशीष दे भी, ठीक है। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।